बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केम्यू के पास पेपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ को। इसके अलावा हमने दूसरे सब्जेक्ट के भी बहुत से एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं पास पेपर। अगर आपने वो पास पेपर ना देखे तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन से पास पेपर को चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ हमारे साथ डिस्कस करें पास पेपर के। तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया है कि हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट पास पेपर को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इसलिए अगर आप दूसरे भी पास पेपर चाहते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट के, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें ताकि मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करता जाऊँ, बिकॉज आप लोगों के लिए कुछ ही दिन रहते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, you are working with a client who has cancer and is undergoing treatment. The client complained of loss of appetite. You will most need to make certain that your client eat which of the following foods. एक क्लाइंट को कैंसर है और मोस्टली कैंसर वाले पेशेंट ज़्यादातर नहीं खाते, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो आप उन कैंसर वाले पेशेंट को क्या रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन ए फ्रेश फ्रूट, ऑप्शन बी रॉ वेजिटेबल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो अपने साथ नोट कर ले, फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जूसेस या ड्राई फ्रूट जैसे कि नट्स या पीनट्स। तो ये सारे हम रिकमेंड करते हैं कैंसर वाले पेशेंट को। ये जो नीचे दी हुई फूड्स है ये हैवी कैलोरीज पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसलिए क्लाइंट ज़्यादातर ये नहीं खाते, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जूसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ईजी है। When talking with a client about complete and incomplete protein, which of the following would have used is the best example of the complete protein? तो इनमें से कौन सा हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन है जिसको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं? ऑप्शन ए ओलिव्स, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी एग्स, ऑप्शन डी नट्स। एग्स, बिकॉज एग्स में 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसको हम कंप्लीट प्रोटीन फूड कहते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फीकल इम्पेक्शन इज वन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द डिफेक्शन प्रोसेस दैट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। फीकल इम्पेक्शन का मतलब होता है सिवियर कंस्टिपेशन, या जब ख़ास स्टूल की फीसेस ब्लॉक करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को या लार्ज इंटेस्टाइन को, इसको हम क्या कहते हैं? फीकल इन्फेक्शंस। तो फीकल इन्फेक्शन हमारे पास क्या एक्सप्लेन करते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए इनवॉलंटरी लॉस ऑफ स्टूल, ऑप्शन बी रिटेंशन ऑफ द हार्ड फीसेस इन द रेक्टम, ऑप्शन सी वॉलंटरी लॉस ऑफ स्टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज बी रिटेंशन ऑफ द हार्ड फीसेस इन द रेक्टम्स। ये ब्लॉकेज को काज करता है, जिसको हम सिवियर कंस्टिपेशन भी कहते हैं। राइट, तो हम सिंपल आंसर की को क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा? ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? ऑप्शन ए डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी एपेटाइट। बहुत ईजी एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब होता है जो कि एक डॉक्टर ऑब्जर्व करता है या नर्स ऑब्जर्व करता है पेशेंट में। फॉर एग्जांपल स्किन का कलर को डिटेक्ट करना, या दूसरे जो हमारे पास हेडेक है, स्ट्रेस है, एपेटाइट है, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है, या हम क्लाइंट से पूछते हैं। हाँ ओके जी, ऑब्जेक्टिव डेटा में और दूसरे कौन से आते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट भी आ जाते हैं। इसके अलावा बीपी, टेम्परेचर, ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। और सब्जेक्टिव डेटा में जो कि हेडेक है, नाउजिया है, या दूसरे जो हमारे पास पेशेंट फील करता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव डेटा को हम ऑब्जर्वेशन डेटा भी कहते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 years Benesh advised high protein diet. Which of the following food provide a complete protein? दोबारा complete protein के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ए वेजिटेबल, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी ग्रेन, ऑप्शन डी पोटैटोज। तो अपने साथ नोट कर ली, मीट इज आल्सो अ कंप्लीट प्रोटीन। ओके जी, आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। ह्यूमन बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए विटामिन या मिनरल्स की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए दे गिव एनर्जी टू द बॉडी, नेवर, उन्हें उसमें कोई एनर्जी नहीं होते। दे हेल्प कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस,
ऑप्शन सी, दे इंसुलेट द बॉडी ऑर्गेनिज्म. ऑप्शन डी, दे विड्रॉ द हीट फ्रॉम द बॉडी. नो, राइट ऑप्शन इज बी, दे हेल्प कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन. मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है. सिंपल. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पेस्टा ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ डैश कार्बोहाइड्रेट. बहुत इजी एमसीक्यूज है ये सारे. हमारे पास राइस, पेस्ता, सीरियल, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई, बीन्स, एग्स, नट्स ग्रुप आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. एग्स, मीट, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन भी है, लेकिन ये सारे हमारे पास सोर्सेज है आयरन की भी. इसमें आयरन भी होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ द आयरन भी है. ड्राई बीन्स, फिश, नट्स, ये सारे हमारे पास आयरन प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ऊपर है. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आर therapies that require dash, that require option A, physician and nurse intervention, option B, nurse and client intervention, option C, client and physician intervention, option D, multiple health care professionals. नाम से जाहिर होता है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन, यानी कि सारे मल्टीपल अप्रोच जिसमें होता है, एक पेशेंट को मुख्तलिफ मल्टीपल अप्रोच के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. तो इसको हम कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हेल्थ केयर टीम्स के मेंबर होते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. इनमें से हमारे पास कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस नहीं है. नर्सिंग प्रोसेस तो आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ स्टेप पर मुश्तमिल होता है, तो इनमें से कौन सा हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस नहीं होता. ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, हेल्थ केयर स्टेटस. ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई द एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम. ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द क्लाइंट हाइट एंड वेट. ऑप्शन डी, एस्टेब्लिश द प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड. ये सारे हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेज है, लेकिन एक जो है कि आइडेंटिफाई द क्लाइंट हाइट एंड वेट. हाइट एंड वेट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. बाकी नर्सिंग प्रोसेस में हम असेसमेंट करते हैं, यानी कि क्लाइंट के हेल्थ के हवाले से हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं. इसके अलावा पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करते हैं. इसके अलावा हम दूसरे आइडेंटिफाई नीड को भी हम उसके प्लानिंग करते हैं. तो ये सारे हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जिसके ज़रिए हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, और मुख्तलिफ पर्पस होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के. ये आप लोगों ने नर्सिंग प्रोसेस में डिटेल में पढ़ा होगा. कुछ स्टेप पर मुश्तमिल प्रोसेस होता है. आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है. 11 में क्या है, अ 5 years old चाइल्ड हैज सिवियर डायरिया. एक 5 year ओल्ड चाइल्ड को डायरिया है. द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिवियर डायरिया इज डैश. तो डायरिया की वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं. बहुत ही इजी एमसीक्यूज है. सिवियर डिहाइड्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. तो जब सिवियर डायरिया होगा तो डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट या हमारे बॉडी से ज़्यादा वाटर निकलेगा स्टोर, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन काज होगा, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दूसरे मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट के हमारे बॉडी में कमी आ जाएगी. तो ये तो बहुत ईजी एमसीक्यूज है. आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस collect the information in order to identify the health concern of the individuals. नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप्स में हम पेशेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, ताकि हम उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर हम फैक्ट्स भी करें. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है, असेसमेंट, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से. और डायग्नोसिस में तो हम स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना है और कौन सा प्रॉब्लम है. हम डेप्थ में जाते हैं. और प्लानिंग में हम फिर प्लानिंग करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं, कौन से टाइम पर हमने कौन से मेडिसिन देने हैं. और इसके अलावा फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली हम एक्शन लेते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. और लास्ट में फिर हम एवोल्यूशन करते हैं कि हमने जो भी स्टेप्स या जो भी प्रोसेस के उससे पेशेंट को रिलीफ मिला, प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं. तो ये सारे हमारे पास ADPIE हमारे पास स्टेप्स है नर्सिंग प्रोसेस में. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. ये भी नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से बहुत इजी एमसीक्यूज है. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस का. ऑप्शन ए, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने वाला एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, तो इसको हम इसलिए डायनामिक प्रोसेस भी कहते हैं.
आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इज नोन एज डैश। वो कौन सा नेम है जो कि एक ड्रग को मैन्युफैक्चर फैक्ट्री या कंपनी देती है जहाँ पर वो तैयार किया जाता है, तो उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। जेनेरिक नेम कैसे कहते हैं? जब उस ड्रग की केमिकल या फंक्शन के बेस पर उस ड्रग को नाम दिया जाए तो उसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। डिफरेंस पता चला? आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रेजेंस ऑफ द सीवियर डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एनी एंक्शियस स्टिमुलस इज नोन इज डैश। यहाँ पर सीवियर डिस्कम्फर्ट आया है और जिसकी वजह से हमारा अनवांटेड एंक्शियस स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, तो उस सीवियर डिस्कम्फर्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, पेन। नोट कर ले अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉन पेन इम्पल्सेस आर कैरी आउट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर डायमीटर्स। लार्ज डायमीटर फाइबर हमारे पास नॉन पेन इम्पल्सेस को कैरी करता है। इसके अलावा दूसरे एमसीक्यूज इस तरह के भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं और आई भी है कि जितना हमारे पास डायमीटर बड़ा होता जाता है, लार्ज होता जाता है, तो उतना पेन का स्पीड भी ज़्यादा होता है, यानी कि उतना ज़्यादा पेन जल्दी रिसीव होता है। इनकी स्पीड हमारे पास लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर का ज़्यादा होता है और स्मॉलर डायमीटर का कम होता है। तो लार्ज डायमीटर साइज वाले नर्व्स कौन कौन से है? ए बीटा। और स्मॉलर कौन से है? ए डेल्टा। और इसके अलावा स्मॉलर डायमीटर हमारे पास सी नर्व फाइबर भी है। तो ये सारे हमारे पास स्मॉल डायमीटर वाले पेन को स्लोली ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, दूसरे लार्ज डायमीटर वाले ज़्यादा रिसीव करते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। और पेन रिसेप्टर को हम नोसिसेप्टर भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? वी कैन यूज डैश असेसमेंट टेक्निक फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के डिस्टिंक्शन के लिए हम कौन सा असेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए पल्पेशन, ऑप्शन बी इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी स्कल्टेशन, ऑप्शन डी परकशन। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर को असेस करने के लिए हम परकशन का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज परकशन टेक्निक के जरिए हम साइज या फ्लूइड एक्युमुलेशन या साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस करते हैं कि वो डल साउंड है या शार्प साउंड है। तो ये हम यूरिनरी ब्लैडर में परकशन के जरिए असेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पेन ऑन द डैश सिस्टम। मेरे ख्याल में सर्कुलेटरी सिस्टम है इस डैश। हार्मफुल इफेक्ट का पेन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेज द कार्डिक आउटपुट। तो अपने साथ नोट कर लिए, हमारे पास कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं कौन? पेन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, which of the following is a receptor of a sensory neuron that respond to potential damage stimuli by sending the signal to the spinal cord and brain। तो नोसिसेप्टर क्या करता है? नोसिसेप्टर हमारे पास जो डैमेज स्टिमुलाई है वो सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ये सेंसरी न्यूरॉन है, अपने साथ नोट कर ले, नोसिसेप्टर। इसको हम पेन रिसेप्टर भी कहते हैं, यानी कि हाँ पेन को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को कि यहाँ पर डैमेज हो रहा है इस स्किन के पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ स्टेट ऑफ द सोशल डिस्फंक्शंस। ये हमारे पास डायरेक्टली डिफिनेशन है किसका? सिकनेस का। सिकनेस का ये डिफिनेशन है कि हमारे पास सोशल डिस्फंक्शंस है। और डिजीज़ क्या है, इलनेस क्या है, ये हमारे पास आगे आ रहा है, इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, द नर्स इज असेसिंग द पोस्ट ऑपरेटिंग एडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नर्स डॉक्यूमेंट इज अ सब्जेक्टिव डेटा। एक पेशेंट को नर्स क्या कर रहा है? असेस कर रहा है, तो सब्जेक्टिव डेटा कौन कौन सा होगा उस पेशेंट का? ऑप्शन ए वाटेल साइन, ऑप्शन बी लेबोरेटरी टेस्ट, ऑप्शन सी पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन, ऑप्शन डी ईसीजी। तो अपने साथ नोट कर ली, ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, यानी कि बाहर से ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन जो पेन होता है वो पेशेंट खुद सेंस करता है, फील करते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अपने साथ नोट कर लिया। ओके जी, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इज अ स्टेट ऑफ द रेस्ट अकम्पाइंड बाय एल्टर द कॉन्शियसनेस एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी। वो कौन सा स्टेट है एक पर्सन का जिसमें कॉन्शियसनेस चेंज होता रहता है और रिलेटिवली इनएक्टिव होता है, यानी कि रेस्ट में होता है? सिंपल सा ऑप्शन है स्लीप में बंदा इनएक्टिव होता है और कॉन्शियसनेस एल्टर होता है। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करूंगा बिटवीन इलनेस एंड डिजीज और सिक के दरमियान। अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग सिक इज टर्म इज डैश। वो सब्जेक्टिव स्टेट यानी कि पेशेंट या पर्सन खुद रियलाइज करता है या फील करता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, या मेरी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, या मेरी बॉडी में कोई फटीग हो रहा है, तो बंदा एक्सपीरियंस करता है, तो उस स्टेट को हम इलनेस कहते हैं।
और डिजीज़ तो हमारे पास एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसमें एक बॉडी का पार्ट डैमेज होता है या कोई ऑर्गन का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है और वो मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए मालूम की जाती है, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। और सिकनेस हमारे पास सोशल डिसफंक्शन है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडिएशन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एजेंट। तो हमारे पास रेडिएशन किस टाइप एग्जाम्पल है, कौन से डिजीज एजेंट का? ऑप्शन सी फिजिकल, बायोलॉजिकल नहीं है और केमिकल भी नहीं है, ये फिजिकल है। अपने साथ नोट कर ले। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, द स्टडी ऑफ द डेथ एंड डाइंग। अपने साथ नोट कर ले, व्हाट? द स्टडी ऑफ डेथ एंड डाइंग एंड द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द डीलिंग विद देम इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन ए फिनोमिनोलॉजी, नो, इसमें हम फिनोमिना या प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, नहीं, इसमें हम एंथ्रोपोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी टेनेटोलॉजी में हम डेथ एंड डाइंग को स्टडी करते हैं और इनके दरमियान साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को। और बायोलॉजी तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास EEG के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वेव्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कोई भी वेव आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर अवेक एंड वेरी अलर्ट, जब हम कंप्लीटली अवेक होते हैं और अलर्ट होते हैं, जागे होते हैं, तो EEG हमारा ब्रेन क्या शो करेगा? अपने साथ नोट कर ले, बीटा वेव्स, यानी कि 15 to 30 हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी हमारा ब्रेन शो करेगा मॉनिटर स्क्रीन पर। और डेल्टा वेव्स कब शो किए जाएंगे? जब हम कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं, मेडिटेशन की मोड में होते हैं, 1 to 3 हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी। और थीटा जब कब शो किए जाएंगे? जब हम स्लीपी या ड्रीमी मोड में होते हैं, स्लीपी और ड्रीमी मोड में। और हमारा जो लास्ट अल्फा वेव्स है, ये तब शो किए जाएंगे जब हम अवाक जागे होते हैं और रेस्टिंग और थोड़े से आई हमारे क्लोज हो जाते हैं, तो उसके दौरान हमारा ब्रेन जो वेव्स शो करेगा उसको हम अल्फा वेव्स कहते हैं। तो सारे वेव्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस द रिलीज एंड इफेक्ट ऑफ द मेलाटोनिन। कौन सा हमारे पास इस तरह का ग्लैंड जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को इफेक्ट करता है, उसके फंक्शन को? ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, नोट कर लिए पीनियल ग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इजी एमसीक्यूज है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि हार्ट रेट हमारा कब इंक्रीज होगा, स्ट्रेस के दौरान या हम जब रिलैक्स मूड में होंगे? तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। और ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि नेक्स्ट कौन से पास पेपर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं। जल्दी से कमेंट करें मुझे, जल्दी से। मोस्ट स्टूडेंट ने F1 का किया था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, सिर्फ आंसर की नहीं बल्कि मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीटली कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए कि कोई भी इस तरह का कंसेप्ट आ सकता है, सिर्फ ये एमसीक्यूज नहीं। ओके जी, कमेंट बॉक्स में बता दे जल्दी से, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दे। कमेंट किया? ओके, कर लिया या नहीं? हाँ, तईम अली भाई, तईम अली, डियर तईम अली, अफनान, डियर अफनान, कैपिकेनर्स, डियर हसनैन, कमेंट बॉक्स में बता दे जी। कमेंट किया? तो चले आगे जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम कम है आप लोगों के पास, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 29, द बीटा कम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी आर डेट सॉल्युबल। विच टाइप ऑफ दीज आर विटामिन विच आर सॉल्युबल इन व्हाट? वाटर सॉल्युबल। जी हाँ, ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन फैट्स कौन से सॉल्युबल है, कौन से विटामिन? अपने साथ नोट कर ले, DAKE, डेकी यूट्यूबर को आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो रिएक्शन देते हैं, DAKE, अपने साथ नोट कर ले। ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बिलीफ? बिलीफ के बारे में हमारे पास बिलीफ का क्या डेफिनेशन है? इट इज एन अजम्पशन दैट समथिंग एग्जिस्ट दैट इट इज एन डेफिनेटली ट्रू करेक्टरिस्टिक। बिलीफ के बारे में ये अजम्पशन है, ये ख्याल किया जाता है कि हमारे पास डेफिनेटली ट्रू है और ये सच में एग्जिस्ट करते हैं ये चीज़ें। यानी कि जिस भी पर्सन कोई भी बिलीव हो तो वो ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ें ट्रू है और मुझे इस पर कम्प्लीटली यकीन है। तो ये हमारे पास ये जो दूसरी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या पूछा जा रहा है कि अ मेथड ऑफ द रिलैक्सेशन विद कंसंट्रेट द माइंड ऑन द पॉजिटिव इमेजेस इन द अटेम्प्ट टू रिड्यूस द पेन स्ट्रेस एक्सेट्रा इज नोन एज गाइडेड इमेजरी।
वो कौन सा मेथड है जिसमें बंदा मेडिटेट करता है या रिलैक्सिंग मूड में होता है और माइंड को एक माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी हमारा पेन या स्ट्रेस है उसको कम किया जाए। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाता है? गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी इट इज़ अ टाइप ऑफ द फोकस रिलैक्सेशन और मेडिटेशन थेरापी और टेक्निक का। तो गाइडेड इमेजरी अपने साथ नोट कर ले। नोट कर लिया? ओके जी, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या है? जनरल एडाप्शन सिंड्रोम इन स्ट्रेस इज डैश। जनरल एडाप्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि पर्सन या पेशेंट में फिजियोलॉजिकली चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, तो इसको हम स्ट्रेस के ज़रिए, स्ट्रेस की वजह से, तो इसको हम जनरल एडाप्शन सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो ऑप्शन ए है, फिजियोलॉजिकल मॉडल। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑल ऑफ द अबव को क्लिक किया है। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन इज़ फिजियोलॉजिकल मॉडल, बिकॉज ये हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है स्ट्रेस, जिसको हम जनरल एडाप्शन सिंड्रोम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए, फिजियोलॉजिकल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द क्यूबलर-रॉस मॉडल ऑफ लॉस। ये मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यूबलर-रॉस मॉडल ऑफ द लॉस। इसमें टोटल 5 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डेनियल, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 वन इज बार्गेनिंग, एंड फोर्थ वन इज डिप्रेशन, एंड 5 वन इज एक्सेप्टेंस। अपने साथ नोट कर ले। फोर्थ हमारे पास कौन सा स्टेज आया? डिप्रेशन। तो टोटल 5 स्टेज थे, अपने साथ नोट कर ले। तो फोर्थ वन डिप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? गेस्ट इंटेस्टाइनल फंक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब कोई स्ट्रेस बंदे में आ जाता है, स्ट्रेस लेते हैं बंदा, तो उसका जीआईटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टर अरशद सेड आई एम गोइंग टू फाइट टू लाइव until my son wedding. According to Kubler-Ross, Mr. Arshad is in dash. मिस्टर अरशद कहता है कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती तब तक मैं ज़िंदगी के साथ लड़ाई करता रहूँगा या मैं मौत से अपने आप को बचाता रहूँगा। तो एक इस तरह का स्टेटमेंट है। तो ये हमने टोटल 5 स्टेज पढ़े। और बार्गेनिंग स्टेज में बंदा क्या सोचता है कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ एक ख़ास इस लम्हे तक, या मैं अपने आप को मौत से बचाता रहूँगा। तो क्यूबलर-रॉस मिस्टर के मॉडल की स्टेज में, बार्गेनिंग के स्टेज में ये होता है कि बंदा अपने आप को मौत से बचाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। A patient report he has not had a bowel movement or passed gas since surgery. On the assessment, you note the abdomen is distinct and no bowel sound are noted in the 4 quadrants. You notify the doctor what non-invasive nursing intervention can you perform without doctor orders है। एक पेशेंट को कंस्टिपेशन का मसला है या सर्जरी के बाद कोई गैस या कोई बॉल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो कौन सा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि एक नर्स पेशेंट पर परफॉर्म कर सकता है डॉक्टर ऑर्डर के बगैर? तो अपने साथ नोट कर ले। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, इंसर्ट अ नेसोगैस्ट्रिक अटैच्ड टू इंटरमीडिएट सक्शंस। अपने साथ नोट कर लिया। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कोई सर्ज या कोई कट नहीं होता स्किन का। तो ये हमारे पास इंसर्ट अनेसोगैस्ट्रिक अटैच टू इंटरमीडिएट सक्शंस। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन द नर्स वुड वेयर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एक नर्स कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन में ग्लव्स का इस्तेमाल करती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को अपनाते हुए? ऑप्शन ए प्रोवाइड अ बैक मसाज, ऑप्शन बी फीडिंग अ क्लाइंट, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग अ हेयर केयर, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन। तो जब भी नर्स ओरल हाइजीनिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है पेशेंट पर, तो उसको चाहिए कि वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को अपनाए ग्लव्स पहनने से। राइट ऑप्शन इज डी, प्रोवाइड ओरल हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 38 है द नर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग द ग्लीजनिंग एनेमा द कॉमन पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर इज डेज। एनेमा ये जब कोई स्टूल हमारी बॉडी के रेक्टम में स्टिक हो जाए या कंस्टिपेशन का मसला हो जाए, तो लिक्विड की शक्ल में एनेमा के लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है पेशेंट पे। तो वो कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है या बिठाया जाता है? राइट ऑप्शन इज ए, सेमी लेफ्ट लेटरल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेटरल पोजीशन होता है जिसमें पेशेंट को लिक्विड ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो कंस्टिपेशन का मसला सोल्व हो सके। राइट ऑप्शन इज सेमी लेफ्ट लेटरल। अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। बिफोर रिगर मोर्टिस अकर द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। इससे पहले कि रिगर मोर्टिस का मसला आ जाए, एक नर्स को क्या करना चाहिए? रिगर मोर्टिस का मतलब होता है कि आफ्टर डेथ जब बॉडी की मसल बहुत ज़्यादा स्टिक
या उसमें स्टिफनेस या हार्डनिंग आ जाए, सख्त हो जाए, तो उसको हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। अपने साथ नोट कर ले। और ये कब होता है? 46 आवर में आफ्टर डेथ। तो ये मसला फिर आ जाता है कि बॉडी बिल्कुल उसी पोजीशन में फिर स्टक हो जाती है और स्ट्रेट नहीं होती। तो उससे पहले कि ये मसला आ जाए, एक नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्लेसिंग वन पेलो अंडर द बॉडी, हेड एंड शोल्डर्स है। एक पेलो को लेना चाहिए और उसको पेशेंट के हेड के नीचे और शोल्डर के नीचे रखना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहिए, ताकि बाद में कोई मसल मिस्टेक नहीं आ भी जाए तो कोई मसला ना हो। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द नर्स शुड इन्फॉर्म द क्लाइंट who is currently taking a diuretic that he may experience dash। नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को इन्फॉर्म करे कि आप तो डायूरेटिक, यानी कि डायूरेटिक का मतलब है वाटर टेबलेट, इसको हम वाटर टेबलेट भी कहते हैं, ये बीपी के लिए लिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में एक्सक्रेट हो। तो पेशेंट को ये कहा जाता है कि आपको ज़्यादा यूरिनेशन का ड्यूरिंग नाइट या डे ये मसला आ सकता है कि आप ज़्यादा मल्टी टाइम यूरिनेट करें एट नाइट। तो क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं? नोक्चरिया। तो पेशेंट में एक्सपीरियंस नोक्चरिया मींस नाइट, नोक्चरिया नाइट टाइम मल्टीपल टाइम शायद पेशेंट को यूरिनेशन का मसला आ जाए, और ये बीपी के लिए ये मेडिसिन ली जाते हैं, इसलिए इसको हम वाटर टेबलेट भी कहते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस would the nurse ask a patient if the medication she administered relieve his pain or not। तो कब एक नर्स पूछता है पेशेंट से नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में कि आपको इस पेन से रिलीफ मिला इस मेडिकेशन से या नहीं? तो ऑप्शन इज डी, एवॉल्वेशन में। एवॉल्वेशन स्टेप में हम क्या करते हैं? एवॉल्व करते हैं कि पेशेंट का मसला हल हुआ या नहीं, इसको हम एवॉल्वेशन कहते हैं, और ये लास्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इज यूज टू फील फॉर मासेज एंड टेंडरनेस ऑन द एब्डोमेन। तो कौन से असेसमेंट टेक्निक के जरिए हम मासेज और टेंडरनेस का एब्डोमेन में असेस करते हैं? राइट ऑप्शन इज डी, पाल्पेशन। पाल्पेशन के जरिए हम किसी भी मासेज या किसी भी टेंडरनेस को एब्डोमेन में असेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ब्यूलर शेप सब्सटेंसेस इंसर्टेड इनटू द रेक्टम बिहाइंड द एनल स्फिंक्टर वेयर इट मीन्स टू एड द एलिमिनेशन इज नॉन इज डेस। वो कौन सा प्रोसीजर है जिसमें हम एक ब्यूलर शेप या कौन सी मेडिकेशन को पेशेंट के रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि उसके कंस्टिपेशन या उसके एलिमिनेशन पैटर्न का मसला सॉल्व हो सके? तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इनेमा। ऑप्शन बी, सपोजिटरीज है। बिल्कुल, सपोजिटरीज में हम क्या करते हैं? एक ब्यूलर शेप हार्ट मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं और वो जब मेल्ट होता है तो पेशेंट की कंस्टिपेशन का मसला सॉल्व होता है। एनिमा में भी यही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और कंस्टिपेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन एनिमा में हम लिक्विड का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसमें हम एक सॉलिड शेप, एक ब्यूलर शेप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं रेक्टम में। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेल्फ कॉन्सेप्ट अमोंग ह्यूमन बींग्स स्टार्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज। सेल्फ कॉन्सेप्ट कब डेवलप होता है? कौन से डेवलपमेंट स्टेज में? स्कूल एज एंड अबव में। स्कूल एज हमारे पास 5 ईयर ओल्ड एज होता है चाइल्ड में, और इस दौरान सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 45, अ नर्स obtain a client pulse and found that the rate above normal, नर्स डॉक्यूमेंट दिस फाइंडिंग इज डैश। एक नर्स क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है पेशेंट की पल्स इसको, और उसने पाया कि नॉर्मल से अबव है, तो हम इसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन इज डी, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब है कि जब हार्ट की बीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली अबव हो जाए। और टेकेपनिया का क्या मतलब होता है? टेकेपनिया का मतलब है जब हमारा रिस्पायरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेट से ज़्यादा, उसको हम टेकेपनिया कहते हैं। और टेकीकार्डिया जब पल्स से ज़्यादा हो जाए। और एरिथमिया कैसे कहते हैं? एरिथमिया का मतलब है कि जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए। तो ये टर्म अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 46, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अस्कल्टेशन, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जब हम स्कल्टेशन के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप। अपने साथ नोट कर ले। द क्वेश्चन नंबर 47, द नर्स प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू डैश। नर्स प्रोसेस का पर्पस क्या है? प्रोवाइड अ सिस्टेमिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्रहेंसिव अप्रोच टू मीट द नीड ऑफ द क्लाइंट्स। तो हम इसलिए परफॉर्म कर लेते हैं, ये एक प्रोवाइड सिस्टमेटिक, एक तरतीब सिस्टेमिक ऑर्गेनाइज तरीके से एक कंप्रहेंसिव, एक बेनिफिशियल अप्रोच है पेशेंट की नीड को पूरा करने के लिए, कि उसके प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई किया जाए और सॉल्व भी किया जाए, और उसके लिए प्लानिंग, एवॉल्यूशन, सारी चीज़ें परफॉर्म की जाए ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 48, लो लेवल ऑफ द सोडियम इस टर्म इज डैश। ऑप्शन बी हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया को हम क्या कहते हैं? लो लेवल ऑफ सोडियम। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 49, फैट्स आर मेनली डाइजेस्टेड एंड डैश। फैट्स कहाँ पर मेनली डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल डिसफंक्शन ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल डिसफंक्शन को हम क्या कहते हैं मेल एंड फीमेल में? डिस्पेरोनिया। डिस्पेरोनिया का मतलब है कि जब कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाए मेल या फीमेल में। नोट कर लिया, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रिकॉशन। कौन सा हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इफेक्टिव है यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए? ऑप्शन बी डिस्कार्ड ऑल यूज अनकेप्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस इन एन एम्बिटरेबल प्रोटेक्टिव कंटेनर। तो जब भी कोई सिरिंज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाए तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर लेते हैं और कंटेनर में डालते हैं, प्रोटेक्टिव कंटेनर में। तो ये अपने साथ नोट करिए, डिस्कार्ड द ऑल अनकेप्ड नीडल्स। नोट कर लिया, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कलर ऑफ द स्टूल इफ अ पेशेंट हैविंग अपर जीआई ब्लीडिंग। तो पेशेंट के स्टूल का कलर किस में चेंज होगा जब उसके जीआई ट्रैक में कोई ब्लीडिंग होता हो? राइट ऑप्शन इज टेरी ब्लैक। तो अपर जीआई ट्रैक में जब कोई ब्लीडिंग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके स्टूल का कलर टेरी ब्लैक में चेंज होगा, और इसको हम मेलेना भी कहते हैं, MELENA, मेलेना। और टेरी का मतलब है स्टिकी, ब्लैक तो वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी, टेरी ब्लैक। यह हमारे पास कुछ मोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइन ऑफ द बायोलॉजिकल डेथ व्हेन द ब्लड सेटल इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। इस टर्म डेथ के बाद जब पेशेंट के जब डेथ बॉडी के लोअर पोर्शन में ब्लड एक्युमुलेशन स्टार्ट होते हैं तो तब उसको हम क्या कहते हैं? लेवर मोर्टिस। अपने साथ नोट कर ले, राइट ऑप्शन इज ए, लेवर मोर्टिस। रेगर मोर्टिस तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, हमने डिस्कस किया कि जब डेथ बॉडी की मसल बिल्कुल स्टेक हार्ड हो जाए। और सी अल्गर मोर्टिस किसी कहते हैं? डेथ के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर कूल या कम हो जाता है नॉर्मल से तो उसको हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं। और पेलर मोर्टिस जब बॉडी के स्किन का कलर पेल होता है, पेलनेस जब बॉडी इसके स्किन में आ जाती है तो उसको हम पेलर मोर्टिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट कर लिया। अगर समझ नहीं आई तो फिर आप वीडियो को बैक साइड स्किप करें, दोबारा रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 54, 1 ग्राम ऑफ द प्रोटीन गेव हाउ मेनी कैलोरीज है? ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। हमने ऑलरेडी CHN के पेपर में डिस्कस की है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना प्रोड्यूस करता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दे। और यही 1 ग्राम प्रोटीन हमारे पास 1 कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन जैसी कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। और फैट्स का बता देता हूँ कि 9 कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। तो आप मुझे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को फिर आंसर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, द कंडीशन इन विच द टोटल यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 मिलीलीटर इज कॉल्ड डैश। जब किसी पेशेंट की यूरिन 100 मिलीलीटर से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये मेडिकल टर्म्स है, अपने साथ नोट कर ले। ओलिगोयूरिया, यहाँ पर इन्होंने गलत ऑप्शन को क्लिक किया है, राइट ऑप्शन इज ए, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि जब पेशेंट के यूरिनेशन के आउटपुट में कमी आई। ओके जी। क्वेश्चन नंबर, और डिस्यूरिया का मतलब है कि जब यूरिनेशन के दौरान कोई पेन हो रहा हो पेशेंट को, उसको हम डिस्यूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है 1 टेबल स्पून ऑफ द मेडिसिन सिरप इज इक्वल टू डैश। 1 टेबल स्पून किसके बराबर है? 15 मिलीलीटर। नोट कर लिया अपने साथ। ओके जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 57, सुजन विजिट टू हर डॉक्टर, शी लुक्स एंशियस एंड टायर्ड, she said to doctor that she wake up several times of the urination during the night, her stated problem is called dashes। तो एक पेशेंट है जिसको बार बार यूरिनेशन आता है ड्यूरिंग नाइट, मल्टीपल टाइम्स वो जागता है यूरिनेट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नुक्चोरिया। नुक्चोरिया का मतलब है कि जब ड्यूरिंग नाइट बार बार यूरिनेशन आ रहा हो किसी पेशेंट को। और ओलिगोयूरिया हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब कम यूरिनेशन आ रहा हो। एन्यूरिया का मतलब है, एन्यूरिया का मतलब कि जब कोई यूरिन नहीं आ रहा हो, ब्लॉकेज हो। और डिसयूरिया का मतलब है कि जब यूरिनेशन के दौरान कोई पेन हो रहा हो पेशेंट को। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 58, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। डाइजेस्टिव एंजाइम
का क्या फंक्शन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ये 2 सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्पीडिंग अप द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, ये एंजाइम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग दियर एक्टिवेशन एनर्जी। तो बस आप इस तरह याद रखें कि ये स्पीडिंग करता है, स्पीड अप करता है फूड के ब्रेकडाउन को। क्वेश्चन नंबर 59 है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल दैट कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स। हाँ, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी करता है? ओके जी, मेल में, फीमेल में नहीं, यूरेथ्रा। नोट कर लिया, यूरेथ्रा इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, हेडेक, एक्नेस एंड वार्मथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिम्टम्स। बिकॉज सिम्टम में क्या होता है कि पेशेंट खुद फील या एक्सपीरियंस करता है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, या मुझे एंजाइटी है, या मुझे वीकनेस, या मुझे गर्मी या सर्दी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिम्टम्स में आ जाते हैं। लेकिन साइन में क्या आ जाते हैं? साइंस का मतलब है कि जब डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व करे पेशेंट के हवाले से कि पेशेंट को ये मसला है, चाहे बाय ऑब्जर्विंग दियर स्किन कलर या बाय ऑब्जर्विंग दियर वाइटल साइन या लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये सारे हमारे पास साइंस है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, सिम्टम में एंड साइन में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल इंटरनल फीलिंग वन एक्सपीरियंस इन रिएक्शन टू लॉस। तो ये क्यूबुलर लॉस मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टोटल 5 स्टेजेस है। तो वो फीलिंग जिसमें बंदा एक्सपीरियंस करता है लॉस के हवाले से, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ग्रेफ, GRIEF। हमने साथ नोट कर लिया ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, बहुत ईजी है कि एन एवोल्यूशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज डैश। तो हम ब्लड प्रेशर को किस तरह एवॉल्व करते हैं किसी भी पेशेंट के? बाय ऑब्जेक्टिव डेटा, बाय देयर वाइटल साइन। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव डेटा है। डॉक्टर या नर्स क्या करता है? डिटेक्ट करता है या रिकॉर्ड करता है। आगे हमारे पास कुछ ही एमसीक्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मोस्टली एंटीबायोटिक आर गिवन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इन हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये अपने साथ नोट कर ले, इंट्रावीनस रूट ये हमारे पास फास्ट रूट है, फास्ट इफेक्टिव रूट है, तो इसलिए मोस्टली हॉस्पिटल में इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 64 में एक ट्रीटमेंट है, हॉस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट के लिए हम एक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको हम हॉस्पाइस, HOSPICE, हॉस्पाइस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 में है, व्हेन अ ड्रग टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज। तो जब हम किसी पेशेंट को बेड टाइम कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करें तो हम कौन सा टर्म या कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं? HS। HS का एब्रिविएशन क्या है? होरासोमी, HORA, होरासोमी, यानी कि बेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, इंट्रा ओसिस इंजेक्शन इज गिवन इन डैश। इंट्राओसिस का मतलब है बोन मैरो में। तो जब हम किसी पेशेंट की बोन मैरो में इंजेक्शन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा ओसियस इंजेक्शन। नोट कर लिया। आगे हमारे पास लास्ट 3 एमसीक्यूज रहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द ड्रग अमोंग चिल्ड्रन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो जब हम किसी चाइल्ड को ड्रग देते हैं तो किसके बेस पर देते हैं? बाय देयर वेट, यानी कि पर kg हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। When nurse assess the client in exploring their lifestyle habit and health behavior to identify the health risk, nurses are most likely to use which of the following models। तो नर्स को कौन से मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके ज़रिए वो पेशेंट के लाइफस्टाइल के हवाले से पता लगा सके या दूसरी हेल्थ रिस्क के हवाले से पता लगा सके? मेडिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए नर्स ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या रिस्क है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 69 है, नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरी इंक्लूड ऑल बट नॉट डैश या एक्सेप्ट डैश। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? एक्चुअल प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में आया है, एक्चुअल कौन सा प्रॉब्लम है इसको। और रिस्क प्रॉब्लम्स, जी हाँ बिल्कुल, रिस्क प्रॉब्लम को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल प्रॉब्लम को कि आगे से कौन सा प्रॉब्लम हो सकती है, और पॉसिबल प्रॉब्लम भी। लेकिन फैक्चुअल ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस में नहीं आइडेंटिफाई किया जाता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, the client you are assigned to have for nursing diagnosis, which of the following would you assign the highest priority। तो जब एक पेशेंट के लिए आप कोई इंटरवेंशन करते हैं तो कौन सा एक नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसको आप पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे? ऑप्शन ए, चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया। ऑप्शन बी, सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू एक्टिविटी
intolerance secondary to sleep pattern disturbance. Option C, risks for alter the family process secondary to hospitalize. Option D, self-esteem deficient situations. तो right option is A, option A, chest pain related to cough secondary to pneumonia. तो ये हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन कि हम चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया पहले हम असेस करेंगे या डायग्नोस करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेपर था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह एमसीक्यूज अपलोड करते जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ में भी, और आगे इंशाल्लाह हम अपलोड करते जाएंगे। आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो को चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, फर्स्ट पेपर को डिस्कस करूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। और इसके अलावा अगर आपने दूसरे एमसीक्यूज भी देखने हैं तो आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।